नमस्कार शारदा। थोड़ा सा विलंब कुछ कारण से हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है मेरे लिए कि आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रहने वाली मेरी बिटिया शारदा ठाकुर ने मुझे अपने पेज पर दावत दी, अपने पेज पर आकर के अपनी बात कहने का निमंत्रण दिया। मुझे लगता है कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन भारत की सनातन परंपरा में बेटियां अपने पिता को आदेश तक दे सकती हैं, उनका अधिकार इस यहां तक है। लिहाजा शारदा ठाकुर के आज के आदेश के बाद मैंने सबको बताया और सबसे कहा कि दूर दराज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रहने वाली शारदा ठाकुर, जो अपनी अभी 19 साल की उम्र से भी कम है, उसने मुझे आज बोलने का मौका दिया है, अपनी बात कहने का मौका दिया है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ऐसे मौके पर शारदा ठाकुर के पिताजी श्री लखनलाल ठाकुर साहब, शारदा ठाकुर की माताजी श्रीमती शशि ठाकुर जी और उनके 2 भाई, जो शारदा को आगे बढ़ाने में, उसकी हिम्मत अफजाई करने में, उसको प्रोत्साहित करने में, भाई जनाब भानु ठाकुर साहब, भाई जनाब हेमंत ठाकुर साहब और बिटिया शारदा ठाकुर के बॉक्सिंग और क्रांतिकारी कविताओं के लिए मोटिवेट करने वाले उनके उस्ताद जनाब अरुण कुमार पांडे जी को मेरा प्रणाम। शारदा ठाकुर के माता पिता के पैरों में मेरे चरण स्पर्श। और जो शारदा ने यह पेज बनाया है, कल्पना से कलम तक, मैं समझता हूं कि इसको शारदा ने साकार कर दिया है। शारदा के तमाम सारे दोस्त, उनके रिश्तेदार, तमाम सारे लोगों को एक बार फिर मेरा प्रणाम। मैं ये मानता हूं कि इस देश के युवाओं से, इस देश के बच्चों से जिस भाषा में, जिस अंदाज में हम बड़ों को बात करनी चाहिए, वो हमने नहीं की। और शायद यही वजह है कि 21वीं सदी के भारत के बच्चों के साथ हम जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चे उस भाषा को, उस तरीकेकार को समझें और हम बड़ों को समझ के बात करें। जबकि मैं ये मानता हूं कि हम बड़ों का, अपने बड़े होने का हमें बहुत गुमान होता है, हमें अपने बड़े होने का बड़ा रौब होता है। लेकिन बड़े वो होते हैं जो अपने से छोटे, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने भाई, अपने पुत्र, अपनी मां, अपने पिता के साथ वो जिस भाषा में समझ सकते हैं, जिन संस्कारों में वो समझ सकते हैं, जिन सरोकारों में वो समझ सकते हैं, हमें उसी भाषा में बात करनी चाहिए। और हमें उन बच्चों के साथ वार्तालाप करते समय बार बार हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है,
इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे आपने दुनिया देखी है इसलिए कि आपकी उम्र बड़ी है और उन्होंने दुनिया अभी नहीं देखी है कि उम्र छोटी है, उसमें उनका क्या कसूर है? आपने दुनिया देखी है तो कोई एहसान थोड़ी नहीं किया है, दुनिया ने दुनिया देखी है। लेकिन जो आने वाले हैं, जो इस दुनिया के चैलेंजेस हैं, इस दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें आप कैसे बताएं, कैसे समझाएं? तो जो भाषा हमसे पहले की पीढ़ी में थी वो हमारे जमाने नहीं रही। तो कैसे हो सकता है कि हम जिस भाषा में, जिस अंदाज में बात करना चाहते हैं, उसमें आज के युवा के साथ हम एक सामंजस्य बिठा सकें, बातचीत और वार्तालाप का रास्ता खोल सकें? और हम ये नहीं करते, इसलिए बच्चे हमारी बात सुनते भी नहीं हैं। उनको लगता है जब भी ये बात करते हैं तो ये अपने जमाने की बहुत मिसाल देते हैं, अपने बारे में बहुत बताते हैं, हमने ऐसा किया था, तब हमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा नहीं किया। आप ये बताइए कि तुम्हें क्या करना है? वो जो कर रहा है उसमें करेक्शन करिए, उसको निगेट मत करिए, उसको छोटा मत दिखाइए, उसको एहसास मत कराइए, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत क्रिएट कीजिए कि ये बातें तो बड़ों की बातें हैं, तुम बच्चों का कोई काम नहीं है। आज के दौर में जितनी भी चीजें आई हैं, ये बच्चों की ही वजह से। घर में माता पिता, बुजुर्ग मोबाइल कैसे चलाते हैं, मोबाइल पे कौन सा ऐप आया है, कैसे चलना है, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, फेसबुक पे कैसे जाते हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये इस दौर की चीजें हैं। तो हमें इनका प्रयोग करते वक्त मानना चाहिए कि हम इसके मास्टर नहीं हो सकते, मास्टर यही है। लिहाजा हम जब बातचीत का तारतम्य बिठा लेते हैं, एक रिश्ता कायम कर लेते हैं, तब हम उनसे अपनी बात कहते हैं। और बातों को यह ध्यान में रख के करना चाहिए कि आज की जनरेशन, ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ये मात्र अभी स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाते हैं, इनके पास 21वीं सदी की जो संचार क्रांति हुई है, कम्युनिकेशन का जो रेवोल्यूशन आया है, इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, न टेलीविजन था, न मोबाइल था, और लैंडलाइन भी किसी किसी मोहल्ले में एक हुआ करता था, एक होता था किसी कॉलोनी में। और सिर्फ किताबों के अलावा एक रेडियो होता था जिसमें बहुत कम कोई ऐसा प्रोग्राम आता था जिससे हम अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकें। तो तब से लेकर के अब तक हम देखें तो आज एक संचार क्रांति, उस क्रांति ने यह किया है कि मैं बोलूं या दुनिया का कोई आदमी बोले, युवा उसको इसलिए सुनता है कि उसे लगता है कि इसमें कोई नई बात है। और सुनते सुनते उस बातचीत के दरमियान ही उसके पास इस आधुनिक क्रांति, जिसे सोशल मीडिया आप कहते हैं, वो बातचीत करते करते ये क्रॉस चेक कर लेगा कि पुष्पेन साहब ने, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने, कर्नल आर.एस. सिंह ने, कैप्टन सिकंदर रिजवी ने, सुशील पंडित ने, प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो बात कही है उसका कोई तथ्य है कि नहीं है, उसे वो क्रॉस चेक कर लेता है। और अगर क्रॉस चेक करते वक्त उसको ये लगता है कि ये आदमी जो बात कह रहा है, फैक्ट पे कह रहा है, फिगर के साथ कह रहा है, रेफरेंस के साथ बता रहा है, तब ये जनरेशन उसकी पूरी बात को न सिर्फ समझती है, समझने के बाद पूरी ताकत से जमीन पे उतार देती है। लिहाजा आज की युवा पीढ़ी को हम ये कह के नहीं टाल सकते कि ये तुम हैं, ये कह के हम उसे नहीं टाल सकते। आपको जवाब देना होगा, वो तर्क करेगा, आपसे जवाब पूछेगा। आप ये कह के कि नहीं तुम बहुत कुतर्क करते हो, तुम बहुत बेकार की बातें करते हो, ये कह के आप नहीं टाल सकते। अगर उसकी जिज्ञासा, अगर उसकी अंदर के, जो उसके अंदर एक खलबली मची हुई है किसी विषय को लेके, किसी इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो जब तक आप उसकी उस जिज्ञासा को
सार्थक रूप में शांत नहीं करेंगे तो वो भटकेगा और फिर उसको जानने के लिए वो घर से बाहर कोशिश करेगा। अब घर के बाहर लुटेरे बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल आतंकवादी बैठे हुए हैं, एकेडमिक माफिया बैठा हुआ है, राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संगठन बैठे हुए हैं, जिनके लिए ये बच्चे वोट बैंक नहीं हैं, जिनके लिए ये बच्चे उनके एजेंडे को लागू करने के लिए एक टूल बन जाते हैं और वो तथाकथित विचारधाराओं में इन बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन दे करके, गलत तथ्य देके इनको आपको अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों और अपनी आस्थाओं और इतिहास के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तब यह संकट होता है कि क्या हमने आज के बच्चों के साथ एक सार्थक घर के अंदर बातचीत की, तथ्यों पे की, बराबरी से की, उन्हें अपने अंदर की बात कहने का मौका दिया कि नहीं दिया। एक वाइब्रेंट सोसाइटी, एक जीवित समाज और जिंदा कौमें, उसकी निशानी है कि आप बातचीत करें, कितना भी कॉम्प्लेक्स इशू हो, उस पे जब तक बात नहीं करेंगे उसके जहन में कंफ्यूजन रहेगा और यही कंफ्यूजन हमारे 1000 साल की गुलामी का कारण बनी। जिसका जो कार्य था उसने वो कार्य नहीं किया। समाज में हर एक का कार्य बटा हुआ है। बेटे का क्या कार्य है, बेटी का क्या कार्य है, मां का क्या रोल है, पिता का क्या रोल है, राजा का क्या रोल है, सबका रोल बना हुआ है, किसको क्या क्या करना है। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इस काम के बंटवारे को विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद उन्होंने इस काम को जातियों में बांट दिया और जो आपकी ताकत होती थी, जो आपका संबल होता था, जो स्ट्रेंथ होती थी, वो आपकी धीरे धीरे कमजोरी बन गई। विदेशी लोग आए, उनको यहां रूल करना था, यहां से सब कुछ ले जाना था, ये सोने की चिड़िया था। यहां दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक्स थी उसमें 33% भारत का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, तो हम सब कुछ थे। लेकिन हमने समय के साथ बदलाव नहीं किया। जिस बदलाव की बात मैंने शुरू में कही, अगर हम समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे और किसी एक चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो हो सकता है कि जिस आदर्शवाद में, जिस एक ऐसी स्थिति में आप रह रहे हो जहां सब कुछ ठीक है, जहां कानून से चलता हो राज, जहां न्यायपालिका का काम न्याय देना हो, जहां पुलिस का काम अपराधी को दंडित करना हो, एक आदर्श व्यवस्था में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि जो राज्य का काम है, राज्य अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। जैसे आप ईमानदारी से टैक्स देते हैं, ईमानदारी से स्कूल की फीस देते हैं, तो आप जब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन राज्य की व्यवस्था में बाकी सारे लोग जो रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरह आदर्शवादी हो। उनके नफेरियस एजेंडे हैं, उनकी साजिशें हैं, उनके षड्यंत्र हैं और उनके जो हिडन एजेंडे हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक आइडियल स्थिति में रहते हैं। यह आइडियल स्थिति आइडियल समाज और आइडियल व्यवस्था के लिए है। लेकिन आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां को न लोग संविधान को मानने को तैयार हो, जहां न लोग संसद को मानने को तैयार हो, न पुलिस पे भरोसा हो, न आर्मी पे भरोसा हो, न राज्य की सत्ता पे भरोसा हो। उन्हें कुल मिलाकर के भरोसा 1400 साल पहले अपनी एक किताब पे है और वो कहते हैं इस किताब के अलावा हम नहीं मानते। तो उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो राज्य के अंदर
जो आदर्श स्थिति है उसको स्थापित करेंगे या उसको मानेंगे। लिहाजा आप 700-800-900 साल पहले इसलिए गुलाम हुए कि आप अपने उस आदर्श स्थिति में रहे। आपका दुश्मन आपके बीच में आया, उसने आपसे अच्छी अच्छी बातें की और यकायक आपको पता चला कि ये आपको लूटने, आपको मारने, आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाने, इन तमाम चीजों के लिए आया था। इसे आपसे कुछ लेना देना नहीं था। और जब तक आप समझते तब तक बहुत लंबी देर हो गई, और उस देर के कारण आपको 800-900 साल लगे कि हम गुलाम क्यों हुए। हम पुर्तगालीज भी आए, हम डच भी आए, मुगल भी आए, लोधी भी आए, और फिर आखिर में अंग्रेज भी आए। तो हमने कभी उन बातों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की। और यह समझा हमने, एक परिवार है, परिवार में बेटी स्कूल जा रही है, बेटा स्कूल जा रहा है, पिता नौकरी करने जा रहा है, मां काम करती है, बस यही स्थिति है। लेकिन आपका घर सुरक्षित कैसे रहेगा? शहर में कुछ पागल कुत्ते भी हैं, शहर में कुछ जंगली जानवर भी हैं, शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब तक हत्या न कर दें तो उनकी प्यास नहीं बुझती। देश में और शहर में ऐसे भी लोग हैं जो लुटेरे हैं, जो बलात्कारी हैं। तो आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लेंगे, उससे उनकी गिनती कम नहीं हो जाएगी, और वो जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी सोच है, वो कमजोर नहीं हो जाएगी। तो अगर आपको अपने घर को पागल कुत्तों से सुरक्षित रखना है, जंगली जानवरों से सुरक्षित रखना है, शहर में भेड़ियों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, बलात्कारियों से रखना है, लुटेरों से रखना है, आतंकवादियों से रखना है, तो घर पे ताला लगाना ही सिर्फ पूरी बात नहीं होगी। आपको उस समाज में जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आपका घर है, ताला लगाने से, दरवाजा बंद करने से वो जो लोग हैं, जो एक गंदी विचारधारा जो 1400 साल पहले पूरी दुनिया में आई थी, वो कम नहीं हो जाएगी, वो बदल नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे बिटिया शारदा ठाकुर ने अपने आप को तैयार किया और बॉक्सिंग जैसा मशक्कत वाला, बहुत ज्यादा लेबर वाला, बहुत ज्यादा मेहनत वाला खेल जब मन में सोचा होगा, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी, तो पहले जो मानसिक स्थिति है उसको मजबूत किया होगा, और यह सोचा होगा कि इसे खेलते में चोट भी लगेगी, इसे सीखने में चोट भी आ सकती है, तकलीफ भी हो सकती है। और जब आपने अपने शरीर को और मन को ताकतवर बनाया, तो बॉक्सिंग लड़ी जरूर जाती है हाथों से, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप ताकतवर नहीं हैं, मानसिक रूप से आप बहुत पावरफुल हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति आपके शरीर को ताकत देती है। कुछ कमजोरियां भी आपके अंदर आपके जिस्म में होंगी, तब भी अगर मानसिक रूप से आप बहुत ताकतवर हैं, तो आप अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को हरा देते हैं। तो खिलाड़ियों को यह समझना चाहिए कि ये जो खेल है आम जीवन में, जिसे हम कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इस सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर भी आपको अपने मन की और तन की शक्ति को मजबूत रखना पड़ता है। और अगर जब ये पता चल जाता है कि ये बेटी बॉक्सिंग जानती है, ये बेटी मार्शल आर्ट जानती है, और ये लड़का, तो फिर दुश्मन पास नहीं आता है, पास से निकल जाता है। आज की जो चुनौतियां हैं, जिसकी तरफ मैं बात करना चाहता हूं,
वो ये है कि इस उम्र के बच्चों के साथ उनके भाई, बड़े भाई, उनकी बड़ी बहनें, माएं, भाभियां बैठें और सवाल करें, जवाब दें, और जो पिछले 70 सालों से जो आपको झूठ की घुट्टी पिलाई गई है उससे बाहर निकलें। इसलिए दो चीजों को समझने की कोशिश करें। स्कूल में आप विद्या लेने जाते हैं। विद्या में और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान मां से मिलता है, पिता से मिलता है, गुरु से मिलता है, और शिक्षा 2 + 2 = 4, यह शिक्षा आपको अध्यापक देता है। उससे आपकी मार्कशीट के नंबर ज्यादा और कम होते हैं। लेकिन हमारे यहां शिक्षा को ही ज्ञान मान लिया गया है। जिसकी मार्कशीट में 100 में से 90 नंबर हैं वो ज्यादा अक्लमंद है, ऐसा होता नहीं है। 3 घंटे की परीक्षा के लिए कुछ रट लेना और रट करके उसे उस समय लिख देना कि वो 3 घंटे में याद आ जाए और आपके नंबर आ जाए, इससे आप काबिल नहीं होते। इसलिए जो सनातन की परंपरा थी, जिसमें गुरुकुल था, जिसमें गणित भी पढ़ाया जाता था, इतिहास भी पढ़ाया जाता था, लेकिन सारा जोर इस बात पे होता था कि ये गणितज्ञ बनेंगे, ये मैथमेटिशियन बनेंगे, ये फिजिशियन बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये तो एक पढ़ाई के कारण है, लेकिन ज्ञान से ये इंसान बनेंगे। ज्ञान नहीं होगा तो समाज चल नहीं पाएगा। इसलिए हमने ज्ञान को पीछे छोड़ दिया और मार्कशीट के पीछे भागने लगे, और इस मार्कशीट ने आपको कहां पहुंचा दिया है कि सारा समाज में उथल पटल इस मार्कशीट के कारण हो रही है। 3 घंटे में जो आदमी किसी चीज को रट ले और उसको लिख दे वो ज्ञानी, और जो 5 मिनट में बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व कर दे, वो अज्ञानी आदमी है। दुनिया में आप जितने भी वैसे लोगों को देखेंगे जिनका नाम हम याद करते हैं, उनके पास 5-5 PhD की डिग्रियां नहीं है। उनके पास कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन दुनिया को चलाने वालों में जो ज्ञान है उसके कारण ये दुनिया चल रही है, ये राष्ट्र चल रहे हैं, ये परंपराएं चल रही हैं। किसी स्कूल में यह बताया जाता है कि हमें अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारी अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसलिए जब भारत में गुरुकुल थे तो उन गुरुकुल में ऐसे बच्चे पैदा होते थे कि उस दौर में एक भी, जब गुरुकुल शिक्षा की पद्धति थी तब देश में, इतने बड़े हिंदुस्तान में जिसमें कई अब राष्ट्र बन गए टूट करके, उन सबको भी मिला ले तो एक भी वृद्धा आश्रम नहीं था, एक भी एज ओल्ड होम नहीं था। लेकिन इस कागजी शिक्षा ने, इस मार्कशीट की शिक्षा ने, हमने इस मार्कशीट के माध्यम से सरकार में या प्राइवेट जगह पे बड़ा पद पाया, बड़ी तनख्वाह पाई। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य पैसे से, रुपए से, पद से बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो अपने संस्कारों और सरोकारों से और उस ज्ञान से दूर हो गया जिस ज्ञान से दुनिया चलती है। मार्कशीट से एक घर चल सकता है, एक परिवार चल सकता है, लेकिन मार्कशीट से देश नहीं चल सकता। देश सरोकारों से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। अगर यही ना होता तो आज भारत ने बहुत तरक्की की हुई है। हजारों लाखों बच्चे
डिग्रियां ले लेके कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई यूके जा रहे हैं, और हम बड़ी तनख्वाह, बड़े पद को ही विकास और तरक्की समझ बैठे हैं। भारत की सनातन परंपरा यह कभी नहीं थी, क्योंकि जिस परंपरा में हम पैदा हुए हैं, जिस सनातन को हम मानते हैं, वो सृष्टि का हिस्सा है। और जब सृष्टि ने आपको बना करके पैदा किया, तो इस यूनिवर्स में सब कुछ जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है, वो उतना पहले से दे दिया। लेकिन हमने जब गुरुकुल को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता को, पाश्चात्य संगीत को जब अपना आदर्श बनाना शुरू किया, तब क्या हुआ? तब हम अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, इतिहास से दूर होते गए। और जिनकी न संस्कृति हमें पता है, न जिनका इतिहास हमें पता है, हमने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। लिहाजा इतनी तरक्की हमने की, इतना पैसा हमने कमाया कि हमारी 30-40 साल की उम्र में हमें अपने बच्चों के साथ, अपने मां बापों के साथ रहना मंजूर नहीं है, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। अब हम उन्हें किसी तरीके से ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे दिखाना चाहते हैं, मां हमारी ऐसे साड़ी पहने, पिता हमारा ऐसे बैठे, पिता को इस तरह से बात करे, क्योंकि आज के जमाने की जनरेशन के साथ में कहीं उनकी बातचीत से, कहीं उनकी वेशभूषा से, कहीं उनके किसी कहने से समाज में कहीं वो छोटे न दिखने लगे। कोई ये ना सोचे कि इनके माँ बाप कैसे गांव की तरह बात करते हैं, कैसे जमीन पे बैठ जाते हैं। इससे उनके अंदर हीन भावना पैदा होने लगी। लिहाजा उन्होंने न समाज को बदला, न अपने आप को बदला, बल्कि वो 80-80 साल के बुजुर्गों को चाहते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से वो माता पिता बदल जाए। और ये ऐसा हुआ नहीं। तो आप जब मटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवाद की तरफ भागने लगते हैं, अपने सरोकारों से मुंह चुराने लगते हैं, अपनी संस्कृति को भुला देना चाहते हैं, तब ही 40 साल की उम्र में आप अपने माता पिता को एक कूड़ेदान की तरह उन्हें किसी आश्रम में छोड़ देते हैं, मिलने नहीं जाते, बताते नहीं है कि आपके मां बाप कहां हैं। विदेश चले जाते हैं तो हिंदुस्तान में घर में अकेली मां को छोड़ जाते हैं, और उनको लगता है कि $2-4 भेज दिया, बहुत काम हो गया। एक उम्र के बाद मां बाप को डॉलर नहीं चाहिए होता, पैसा नहीं चाहिए होता। जिन्होंने पूरी जिंदगी आप पे लुटा दी, आपके आदर्शों को, आपके एम्बिशंस को पूरा करने में उन्होंने जिंदगी खपाई। एहसान नहीं किया, यह एक माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन एक औलाद की जिम्मेदारी क्या है, इसकी तरफ हमने जब वक्त आया तो हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए आज पूरा देश, पूरा समाज राज सत्ता के पीछे दौड़ रहा है। पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, अपने भाई का गला दबा करके मिल जाए, अपने परिवार को छोड़ करके मिल जाए, किसी भी तरीके से उस अंधी दौड़ में हम चले जाएं। हम LIG से HIG में कैसे जाएं, 2 कारें कैसे हों हमारे पास, इस सब के चाहने में हमने उन्हें छोड़ दिया जिनके कारण आज हमारा वजूद है। तो हमारे यहां शिक्षा को एक खास सोचे समझे एजेंडे के तहत पहले अंग्रेजों ने, पहले मैकॉले ने जो भाषण दिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, उनकी सारी कॉपियां मौजूद हैं। वहां इस विषय पे चर्चा हुई कि भारत की संस्कृति में कोई लावारिस कैसे नहीं है, भारत की संस्कृति में
बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, कोई बेरोजगार क्यों नहीं है। तब यह पूरा अध्ययन हुआ और मैकाले ने कहा कि जो गुरुकुल है उस गुरुकुल में पूरी जीने की पद्धति है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो सबसे पहले यह तय हुआ कि इस गुरुकुल को तोड़ो। इसलिए जो अंग्रेजों के मुलाजिम थे भारतीय, उनसे कहा कि आपको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है और भारत में कॉन्वेंट स्कूल की नींव डाली गई और कहा कि जो अंग्रेजी जानेगा उसी को नौकरी मिलेगी। धीरे 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 आपकी गुरुकुल पद्धति समाप्त होने लगी। लोग नौकरी के लिए अपने संस्कृत को छोड़ करके, संस्कृति को छोड़ करके सब उस दौड़ में शामिल हो गए। और 70 सालों के बाद जिन लोगों को 70 साल पहले ये सत्ता मिली, उन्होंने भी इस देश के पुरुषार्थ को, इस देश के सम्मान को कभी जगाने और बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं मैकाले को दोष नहीं देता, मैं इस आजाद भारत में उन तमाम बच्चों से यह सवाल कहता हूं कि अपने बड़ों से पूछें, टीचर से पूछें। और एक बात ध्यान रखें, ये जो नई जनरेशन है इसे कोई डरा नहीं सकता, न धमका सकता है। इसे आप सच नहीं बताएंगे, ये पीछे पड़ जाएगा आपके। अच्छा इसी में है कि इनको सच बताइए और डरिए मत। सच बताएंगे तो जो आपका बचा कुचा जीवन है वो भी सुरक्षित होगा और इनका शरीर, इनका मन और इनका मस्तिष्क इतना ताकतवर होगा कि ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे और इस देश को तोड़ने वालों का बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। इनको जितना आप धूप से बचाएंगे, लू से बचाएंगे, जाड़े से बचाएंगे, इनका शरीर मजबूत नहीं होगा। जाड़ा है तो जाड़े को भी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी है तो गर्मी को भी बर्दाश्त कीजिए। जब वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आएगी तभी इनको पता चलेगा कि 56 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है और -5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। जब इनका शरीर और इनका मन इसको बर्दाश्त करेगा तो ये कोई इनको हरा नहीं पाएगा। हमारे पूर्वजों ने हमको सच नहीं बताया, हमको आने वाले खतरों के बारे में नहीं बताया, हमारे इतिहास में क्या झूठ बोला गया हमें वो नहीं बताया, हमें कैसे कैसे तर्कों के साथ कैसे कैसे कंफ्यूज किया गया हमें नहीं बताया गया। इसलिए आज सनातन की जो मौजूदा जनरेशन है उसे इस देश के बारे में उन लोगों ने जो इस देश के खिलाफ थे, एक एजेंडे के तहत रहे, उन्होंने वो बता दिया है। इसलिए हम जैसी जनरेशन को समय लग रहा है सच बताने के लिए। मैं जब भी कभी बच्चों से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का पूरा नाम क्या था, वो कौन थे, किस स्कूल में पढ़े थे, किस कॉलेज में पढ़े थे, कहां से आए थे, वे भारत में पैदा हुए थे, भारतीय थे। किसी से पूछो तो बहुत कम लोगों को पता है। लोग पता नहीं करना चाहते। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके शरीर में कोई खराबी आ गई है तो उस खराबी को नजरअंदाज करने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। उस खराबी को जानिए। अगर उसका कोई गंभीर इलाज है, कोई ऑपरेशन है, तो उसे टालने से पहले आज ही कराइए ताकि जो बचा हुआ जीवन है वो ठीक रहे। हमने 70 सालों में बीमारियों का इलाज नहीं किया और ये सोचा कि टाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है, हमें अपना काम करना है, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, बस हमारा तो यही जिंदगी का फलसफा है। लिहाजा जब आपने बीमारियों के अपने चारों तरफ बढ़ने दिया तो वो बीमारियां जब एक बड़ी हो गई, ताकतवर हो गई, अब रेजिस्टेंस पावर उनके अंदर इतनी हो गई कि उन बीमारियों को आप नहीं खत्म कर सकते, तो अब आपको चिंता हो रही है।
अगर सही समय पे सही बीमारी का इलाज किया होता, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी सत्ता में बैठने वालों ने, हमारे मंदिरों में बैठने वाले पुजारियों ने, हमारे कथा वाचने वाले लोगों ने सही बात बताई होती, हमारे उस अध्यापक ने, हमारी मां ने, हमारे पिता ने, हमारे बड़ों ने, मोहल्ले ने, पड़ोस ने अगर हमें सच बात बताई होती तो आज के जनरेशन के सामने एकदम रास्ता साफ होता। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि इस 21वीं सदी की इस संचार क्रांति ने आज युवाओं से सीधे तौर पे जुड़ने का एक माध्यम बना दिया है। और जब आप अपनी बात तर्कों के साथ कहते हैं तो उनकी समझ में आती है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम अगर पूछो तो लोग कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन मैं कहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई ये तो पता करो कि मौलाना आजाद का असली नाम क्या था और मौलाना आजाद कहां पैदा हुए थे, कहां से आए थे, उनके बचपन में नाम क्या था, जवानी में नाम क्या था। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई किताब है। ये किताब कब मिलेगी क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से छपी थी और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे 1947 से लेकर के 1958 तक। हम आज कोई शिक्षा मंत्री बन जाए तो हम बड़ी खामियां निकालते हैं कि पता नहीं कहां से पढ़ के आई हैं, इन्हें कुछ पता भी नहीं है, ये नहीं है, कोई डिग्री मांगता है, कुछ मांगता है। लेकिन देश के पहले शिक्षा मंत्री जिनका पूरा नाम था सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, ये भारत में पैदा नहीं हुए थे, ना भारत में इनका कोई रिश्तेदार था, ना इनके माता पिता भारत के थे। इनके पिता मक्का के में रहने वाले थे, इनकी मां मदीने की रहने वाली थी और इन साहब का जन्म मक्का में हुआ था 1888 में। ये भारत आ गए 1902 में। पूरी दुनिया की सारी किताबें खंगाल दी, मुझे यह पता नहीं चला आज तक कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा हो, कुछ ज्ञान हो। आज तो हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से पूछते हैं, लेकिन उस वक्त तो बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद थे। लेकिन ये शिक्षा मंत्री न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, ये मदरसे में पढ़े हुए हैं और मदरसे से निकल के मदरसा साहब ये शिक्षा मंत्री बने और 47 से 58 तक रहे। और इतने झूठे थे, ये इतने डरपोक थे कि अपने रहते रहते जो किताब इन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, इस किताब को 1958 से पहले लिखा और उस वक्त की जो सच्चाइयां थी और इनके जो मक्कारी के मंसूबे थे, जो साजिशें थी इस आदमी की, उसके बारे में लिखने की हिम्मत अपने जीते जी नहीं हुई। क्योंकि अगर ये लिख देते तो इनकी पोल खुल जाती, तो फिर ये शिक्षा मंत्री नहीं रहते और इनका हिडन एजेंडा पता चल जाता। तो अपने लिखने से मरने से पहले इन्होंने 30 पन्ने अलग से लिखे और कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए उसके 30-35 साल के बाद इस 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। वो 30 पन्ने समेत ये किताब मिल गई है मुझे। जो शिक्षा मंत्री अपने जीते जी सच न बोल पाया हो, जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना ना हो, भारत के फ्रीडम मूवमेंट से उसका कोई मतलब ही ना हो, उसके बाप का दादा का, वो यहां आए शामिल हो गए। मक्का में रहने वाला आदमी कलकत्ता चला गया, जबकि कलकत्ता से कोई कल्चर का मामला नहीं था। और किसी ने पूछा, और ये उस दौर में शिक्षा मंत्री बने जब हमारे देश में उस वक्त, आज 1 तारीख है, सारे देश में 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। ये टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? उस वक्त के विद्वान महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन होता है। उसे भारत में टीचर्स डे के नाम से याद किया जाता है। वो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं बने।
शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा होने वाला यह शख्स बना। और उसके बाद शिक्षा का हाल क्या रहा? 30 साल तक ऐसे ही लोग आए। हुमायूं कबीर आए, एनसी छागला आए, फखरुद्दीन अली अहमद आए, प्रोफेसर नूरुल हसन आए, और आखिर में 2004 से लेके 2009 तक मोहम्मद अली अशरफ फातमी, वो 5 साल तक रहे। 30 साल तक शिक्षा में रहने के बाद कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। लेकिन हम कोई बात फैक्ट पे नहीं करना चाहते, सच्चाई पे नहीं करना चाहते। इसलिए आपने इतिहास में जो झूठ बोले जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो या चाहे उनकी एक बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कभी क्लर्क हुआ करती थी, फिर उनकी नज़दीकियों के कारण वो बहुत बड़ी प्रोफेसर हो गई और बंगाल में 6ठी क्लास की एक किताब उन्होंने लिखी है। बंगाल के अंदर बंगाली में किताब है, 6ठी क्लास की किताब है, और उसमें वो मैडम जिनको मैंने अभी सुना है 60 गांठ से प्रोफेसर एमेरिटस की डिग्री मिल गई है, और वो उस किताब में लिख रही हैं, बंगाली में पढ़ाया जा रहा है कि भगवान राम विदेशी थे और भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे और वो राक्षस मूल के थे। ये बच्चों को 6ठी क्लास की किताब में बंगाल में पढ़ाया जा रहा है। तो हमने आजाद होने के बाद भी इस देश में सत्ताधारियों ने अपने लालच में अपनी सत्ताओं को बनाए रखने के लिए भारत की सनातन संस्कृति को, भारत के मूल्यों को, यहां की संस्कृति को, आस्थाओं को, सरोकारों को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया और एक ऐसी संस्कृति यहां डाली कि यहां बच्चे क्लर्क बने, यहां सिर्फ मालिक की जू हजूरी करें, उनमें ज्ञान नाम की कोई चीज ना हो, वो सिर्फ मार्कशीट के मोहताज बन के रह जाएं। अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, जो गौरवशाली इतिहास है उसको वो जान न पाएं। इसलिए अकबर दी में ग्रेट को पढ़ते रहें, इसलिए औरंगजेब का रोड का नाम रख दिया जाए, इसलिए भारत के अंदर किंग एम्परर जॉर्ज 5th जो 5वां राजा था, इंग्लैंड से आया था, आज भी दिल्ली के अंदर कोरोनेशन पार्क है, सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी उसकी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। आज भी अंग्रेजों के नाम से बहुत सड़कें हैं, आज भी मुगलों के नाम से बहुत सारी सड़कें हैं। इसलिए आपको बताया जाता है कि वो आक्रांत थे, ये किया, उन्होंने किस तरीके से भगवान राम का मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई, उन्होंने कैसे मथुरा के अंदर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, उन्होंने कैसे काशी में बाबा विश्वनाथ, ये सब हमें पता है और दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता, ये बताया नहीं जाता। क्यों? इसीलिए भारत के अंदर भारतीय पैदा नहीं हो रहे हैं, भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आईएएस और पीसीएस, जिसे व्हाइट कॉलर क्लर्क कहते हैं, वो पैदा हो रहे हैं। न उनका भारत की संस्कृति से कोई इंटरेस्ट है, न सरोकारों से कोई इंटरेस्ट है, उनको सत्ता की जी हजूरी करनी है। इसलिए जब सत्ताएं बदलती हैं तो फर्क कैसे पड़ता है। मैंने बंगाल की आपको उदाहरण दिया, मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में, क्योंकि वहां सरकार एक अल्ट्रा सेकुलर आ गई है और सरकारों के मजबूरियां देखिए कि कैसे उसमें जिहादी और अंडरवर्ल्ड दाऊद माफिया, हाजी मस्तान, करीम लाला, ये तमाम जो लेगेसी मुंबई में चल रही थी, उन लोगों के लोग सत्ता में बैठ गए हैं, मंत्री बन गए हैं। उन्होंने मराठी में किताब आई है जनरल नॉलेज की, जो बच्चों को 8वीं क्लास में पढ़ाई जा रही है। शारदा ठाकुर, ये आप जैसे बच्चों का ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि आपने और बच्चों के मुकाबले एक तेजी से देश को अवेयर करने की ये जो मुहिम है उसमें लीड ली हुई है। आपको उनका नेतृत्व करना है, आपको उन्हें अपनी लीडरशिप प्रदान करनी है।
और ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये इसलिए कि इस पे चर्चा आपके लेवल पे होनी चाहिए। मराठी में जो किताब पढ़ाई जा रही है 8वीं क्लास की, उसमें लिखा हुआ है सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 नाम हम पिछले 40-50 साल से रोज गिन रहे हैं। युवा थे, 24-24, 23-23 साल की इनकी उम्रें थी और ये तीनों को एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन सत्ता में कितने जहरीले, कितने खतरनाक लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं कि उन्होंने बिना चुपचाप से बताए 8वीं क्लास की किताब में लिखा है सरदार शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम हटा करके वहां कुर्बान हुसैन का नाम आ गया है। यह हमारे सामने हुआ है, कोई 50 साल पुरानी घटना नहीं है। मैकाले ने नहीं किया, मौलाना आजाद और प्रोफेसर नूर हसन ने नहीं किया। उन्होंने जो करना था वो तो बेड़ा गर्क करके चले गए। लेकिन हमारे और आपके जमाने जब इतनी संचार क्रांति है कि कुछ झूठ छुप नहीं सकता, उसके बावजूद भी वो ताकतें जो भारत में पाकिस्तान को वोट देने के बाद, पाकिस्तान के फेवर में वोट देने के बाद भारत में रह गई, अलग अलग मुखौटों में अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण उन्होंने पार्टियां ज्वाइन कर ली, वो आज भी वही एजेंडा चला रहे हैं। और वो किताब पढ़ाई जा रही है कि भगत सिंह, राजगुरु और कुर्बान हुसैन। अब 20 साल के बाद अगर शारदा को यह बात न बताई जाए, शारदा की उम्र के बच्चों को यह बात न बताई जाए, तो आप सोचिए कि 20 साल के बाद बच्चे यही सच मानेंगे। तो हमारे लिए संकट यह है कि हम जो पुराना झूठा और गलत इतिहास, गलत डेट्स, गलत रीजनिंग, हमें पहले उसको साफ करना है, तब नई बात बतानी है। कौन किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। और यह भी मैं नहीं कहता हूं कि किसी विचारधारा के लिखे हुए लोगों की किताब पढ़ें, मैं इस फेवर में भी नहीं हूं। लेकिन बहुत सारी किताब हैं जिन्हें आप पढ़ेंगी तब आप भारत को भारत जानेंगी। यह भारत को भारत जानना ऐसे ही है कि जब तक आप अपने घर को नहीं जानेंगी कि मेरे घर की क्या परंपरा है, मेरे घर के क्या कायदे कानून हैं, मैं कौन हूं, मैं किसकी बेटी हूं, मैं किसकी पोती हूं, मेरे बाप दादा कौन थे, मेरे बुजुर्ग कौन थे, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था तो क्यों था और आज नहीं है तो क्यों नहीं है, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कौन सी शिक्षा यहां दी जा रही थी, तब आचार्य चाणक्य क्या कर रहे थे, चंद्रगुप्त कैसे पैदा हुआ। ये जब अगर आप नहीं जानेंगे तो आप वर्तमान में एक ऐसे प्राणी होंगे जो पैदा हुए, खाया पिया, कभी इसके पैर जोड़े कभी उसके पैर जोड़े, कभी इसकी चापलूसी की कभी उसकी चापलूसी की, और जीवन धीरे धीरे कट गया और एक दिन आप समाप्त हो गए। इतिहास उन्हीं को याद रखता है, इतिहास में उन्हीं का जिक्र होता है जो जीतता है। हारा हुआ आदमी हो सकता है मॉरली बहुत हाई हो, हारा हुआ आदमी हो सकता है सच्चा भी हो, लेकिन इतिहास उसका नहीं लिखा जाता। इसलिए हम हारे, हम डिफीट हुए, हम गुलाम बने, हम अपने आदर्शों में बड़े फिक्स थे। हमारा आदर्श है, आदर्श व्यवस्था में ही चल सकते हैं। क्यों आप जाड़े में कोट पहनते हैं? जाड़ा आ जाता है तो इसलिए कि भाई कहिए कि नहीं हमारा तो हम तो यही पहनेंगे। जाड़ा आता है, जाड़ा न लगे उससे बचाव करने के लिए आप जाड़े के कपड़े पहनते हैं। तो आपके दरवाजे पे कोई पागल कुत्ता है जो आपको काट लेगा, तो क्या आप उस पागल कुत्ते के लिए दरवाजा खोल करके खाना देने जाओगे? क्योंकि आपको मालूम है कि पागल कुत्ता काटता है। उसको कैसे उसका इंतजाम करोगे, उसके बाद बाहर निकलोगे।
फिर आपको पता होगा कि इस गली में मुकरने के बाद जब मैं यहां से मुड़ के जाऊंगी तो यहां 4 गुंडे बैठते हैं जो सुबह टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। फिर कुछ गुंडे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। यह अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आपके बड़ों की गलती है। हम आपको आदर्शवाद की शिक्षा देकर के भेड़ियों के बीच में, लुटेरों के बीच में, डकैतों के बीच में, बलात्कारियों के बीच में नहीं छोड़ सकते। और अगर हम ये बताएं कि हमारे समाज में ये हो रहा है तो हमें ये करना है, तो चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार रहेगा। तो आज की चुनौतियों में आप ये सवाल उठाइए। आपको जिन बातों पे अपने मोहल्ले के नेता से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, और मत डरिए किसी से, दुनिया में जो जितना बड़ा ताकतवर होता है उतना ही कमजोर होता है, ध्यान रखिए। जितने बड़े पद पे जो बैठता है वो उतना ही कमजोर हो जाता है। अगर सबसे पावरफुल कोई होता है, सबसे ताकतवर अगर कोई होता है, वो वही होता है जो किसी कुर्सी पे नहीं बैठा होता। जो चौराहे पे भी खड़ा होगा तो उसकी आवाज तेज होगी, वो पुलिया पे भी खड़ा होगा तो उसकी आवाज तेज होगी। उसकी आवाज को रोकने के जितने भी सत्ता के तंत्र हैं उसे कोई खरीद नहीं पाता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राज बच जाएगा उसके लिए सरकार है, सेना है, पुलिस है। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आगे आना है। और अगर समाज नहीं रहेगा तो फिर राष्ट्र कहां रहेगा। जैसे लुटेरे आए थे, गुलामों के गुलाम आए थे। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं इतिहास में, रजिया सुल्ताना, कुतुबुद्दीन, अल्तमश, ये गुलाम वंश के लोग थे। गुलामों ने भी आप पे राज किया। आप सोचिए आप कौन थे। आप आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, आप वहां से चले थे। आपको, आप पे कौन लोग रूल कर रहे हैं। हम सच को नहीं जानेंगे तो हमारा कल आने वाला भी सच नहीं होगा। इसलिए एक किताब है, इसका हिंदी में भी है और इनकी चर्चा नहीं होती आजकल। आजकल लोग डीलर वीलर फिक्सर किताबें लिख देते हैं, लिखवा लेते हैं, घोस्ट राइटर से लिखवाते हैं और अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि देखिए ये एक महान साहित्यकार हैं, ये महान इंटेलेक्चुअल हैं। आप में से, शारदा की उम्र के बच्चों में से और उससे ऊपर की पीढ़ी के लोगों में भी किसी ने वीएस नायपॉल का नाम सुना है। वीएस नायपॉल का नाम सुना है किसी ने कि ये वीएस नायपॉल कौन थे। इसलिए मैंने कहा कि हमें ये बताया नहीं गया। वीएस नायपॉल की ये किताब है। इस किताब का नाम है वुंडेड सिविलाइजेशन, एक आहत सभ्यता, एक घायल सभ्यता। और वीएस नायपॉल को इसी किताब के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। आज तो विदेशी ताकतों के एजेंडे पे काम करने वाले पत्रकार, साहित्यकार मैग्सेसे अवार्ड लेकर के इस देश में तोड़ने की शिक्षा देते हैं। इस देश को कन्वर्ट करके इस्लामिक जिहादियों के हाथों सौंप देने का ज्ञान भगाड़ते हैं। ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से वो ताकतें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उस पुरुषार्थ को जानते हैं जो हजारों साल पहले था और पूरी दुनिया में ज्ञान भी दिया, विज्ञान भी दिया, आज वो छोटे छोटे पुरस्कार लेके आते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। वीएस नायपॉल को
लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। कितने बच्चों को पता है? और जो किताब पे मिला है, वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सभ्यता को कितनी महान और कितनी ताकतवर सभ्यता थी। सबके लिए सब कुछ था, कैसे उसको तोड़ा और जलाया और खत्म किया गया। और कौन सी कमजोरियां हमारी जनरेशन टू जनरेशन आई कि हमने इतनी महान सभ्यता को समाप्त होने दिया। इसलिए मैंने कहा कि आज के बच्चों को बड़े सारे लोग बरगलाते हैं। कोई जय भीम का नारा लगाता है, कोई अंबेडकर का नारा लगाता है, कोई दलितों के बारे में नई नई कहानियां सुनाता है, कोई कहता है हिंदुओं ने, अपर कास्ट ने अंबेडकर की जाति दलितों के साथ, वाल्मीकियों के साथ में अन्याय किया और कहा कि इनके कान के अंदर अगर गीता का या रामायण का कोई शब्द चला जाए तो शीशा पिघला के डाल दो। ये तमाम झूठ मक्कारी कहां से आई? इसलिए कि इस देश की जो ताकत थी वो सनातन परिवार में, जो मैंने कहा सबका काम था। एक राज्य की रक्षा करेगा, एक राज्य में व्यापार करेगा, एक राज्य में धर्म का काम करेगा, एक राज्य में शिक्षा का काम करेगा। सबके काम बटे हुए थे। आपने उस पूरी व्यवस्था को विदेशियों ने लंबे समय तक रहने के लिए 1947 तक यही कुचक्र किया। जो महान लोग थे जिन्होंने उस वक्त की तमाम उन षड्यंत्रों को समझ लिया था, उनके बारे में चर्चा इस देश में कम होती है। B.R. अंबेडकर का नाम लेके लोग शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं, और कुछ लोग सनातन परिवार को कमजोर करने के लिए, जो मैंने आपको नाम गिनाए 30 साल तक जो लोग इस देश के शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने किस तरीके का कुचक्र किया कि आपको सच बात पता ही नहीं है। और जब आपको सच पता नहीं होगा तो आप कंटिन्यूअस दूसरे के बिछाए जो जाल है, जो एकेडमिक जाल है, जो इंटेलेक्चुअल जाल है, आप उसमें फंसते जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने राष्ट्र के प्रति ही खड़े हो जाएंगे। B.R. अंबेडकर का नाम लिया गया, लेकिन B.R. अंबेडकर की असली किताब का नाम किसी ने नहीं बताया। B.R. अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार, विद्वान, दूरदर्शी और विजनरी मैं किसी को नहीं मानता। कुछ चापलूस अंग्रेजों की चप्पल उठाने वाले लोग, कुछ चापलूस मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वाले लोग, कुछ लोग अंग्रेजों में बैठ करके अपने आप को अंग्रेज समझने वाले लोग, जिन्होंने भारत का सौदा अंग्रेजों से कर लिया था, जिन्होंने भारत के वीर पुरुषों का, सुभाष चंद्र बोस का, खुदीराम बोस का, सावरकर का सौदा अंग्रेजों से कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने जाने से पहले उन्हें सत्ता देनी थी। उन्होंने अंबेडकर जैसे लोगों को समाप्त कर दिया। B.R. अंबेडकर की 2 किताबें ये बच्चे जरूर पढ़ें। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो जरूर पढ़ें। और ये शुद्ध रूप से उनकी लिखी किताबें हैं, ये किसी तीसरे ने नहीं लिखी हैं। अंबेडकर की एक किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और दूसरी किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसे पढ़ें। इन सब चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जिस उम्र में शारदा और शारदा के दोस्त और जो ऊपर की उम्र के लोग हैं वो इनको पढ़ेंगे। बहुत बड़ा किताबें नहीं हैं, कुछ कुछ पढ़ लें। और हम जैसे लोग, जो हमारी पूरी टीम है, वो ये हम जानते हैं कि आज के दौर में लोगों के पास पैसा बहुत है, टाइम कम है। और हमने ये मान लिया है कि पैसा बहुत होने से ज्यादा फायदा है, टाइम भले ही कम हो जाए। लेकिन हम उस संस्कृति के हैं कि पैसा हो ना हो, टाइम होना चाहिए। टाइम को पैसा नहीं खरीद सकता। कोई चाहे कि उसने पैसा खरीद करके टाइम को खरीद लिया है, यह मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पैसा कमा सकते हैं।
इसलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में क्या हुआ उसको आप छोड़ दें, लेकिन आज की पीढ़ी जिन चीजों से दो चार होने वाली है, जो बच्चे अभी 11th 12th करके ग्रेजुएशन में जाएंगे और जब तमाम सारी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती आएगी। उस चुनौती के बारे में कोई आपको बताता नहीं है और उसको छुपा के रखा जाता है कि भाई हम इसे क्यों बताएं, ठीक है यार, बेमतलब में बच्चे पढ़ेंगे फिर इसमें एक नई समस्या होगी। नहीं, मैंने कहा कि बीमारी का इलाज जितनी जल्दी हो करिए। ये भारत आजाद हुआ तथाकथित तौर पे 15 अगस्त की डेट पढ़ाई जाती है कि 15 अगस्त को आजाद हुआ, ना तो ब्रिटेन के संविधान में और ना भारत के संविधान में। ये ब्रिटेन के संविधान का पहला पेज है और ये भारत के संविधान का पहला पेज है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड में भारत को 2 हिस्सों में बांटा था और 2 कुछ शर्तों के साथ डोमिनियन स्टेटस हमें दिया गया था। 15 अगस्त को अखंड भारत के टुकड़े हुए और भारत खंडित हुआ। पाकिस्तान बना ईस्ट में, वेस्ट में, और एक बचे हुए टुकड़े को हमने भारत कहा। और 15 अगस्त को खामखा हमने अपना 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मान लिया है। और हम सब लोग बिना सोचे समझे 15 अगस्त, क्योंकि वो चल चुका है, अब उसे हटाना मुश्किल है, तो आपके दुश्मनों ने ऐसा कर दिया है कि आप अगर 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाते रहेंगे तो उस पुरुषार्थी का नाम आपके सामने नहीं आएगा, उस बहादुर का नाम आपके सामने नहीं आएगा जिसने ब्रिटिश सल्तनत को, साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। क्योंकि अगर ऐसे लोग भारत में होते तो जिनको सत्ता पे बैठने की जल्दी थी, जिन्होंने अंग्रेजों से साठ गांठ कर रखी थी, वो फिर सत्ता में नहीं आते। लिहाजा अगर मुझसे पूछें, और हम उसमें बहुत हद तक सफल हो गए हैं, इस उम्र में भी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अपने और अपने परिवार के लिए कतई नहीं लड़ रहे हैं, वो है ही नहीं एजेंडे में। हम सिर्फ ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि शारदा ठाकुर की जनरेशन के लोग हमसे हमारे जाने के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें किसी लालच के कारण सही बात नहीं बताई। इतना ही बर है, आप बात हमारी माने, तथ्यात्मक लगे तो लोगों को बताएं, गलत लगे तो जब तक ठीक न लगे तब तक बताएं ना। इसलिए यह ज्यादा जिम्मेदारी है कि जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, उनको अभी ग्रेजुएशन करना है, इस देश के सत्ता में, व्यवस्था में जाना है, कोर्ट में जाना है, जजेस में बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, उनका कम से कम ज्ञान ठीक हो जाए, यही हमारी कोशिश है। हम सत्ता नहीं है, सत्ता एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, चलेगी, लेकिन उसके अलावा भारत राष्ट्र क्या है वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब यह संविधान बना और संविधान बनने के बाद यह कहा गया कि भारत के संविधान में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो पीछे रह गई हैं पढ़ाई में, लिखाई में, उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। और अंबेडकर अपनी किताब में साफ साफ कहते हैं कि यही बात थी, 10 साल से ज्यादा नहीं देना था। लेकिन वो रिजर्वेशन हमारे यहां जब समाज कमजोर होता है, और समाज कमजोर होता है तो समाज के जितने भी हिस्से होते हैं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संसद हो, फिर उसमें बौने पैदा होते हैं, उसमें दलाल और चापलूस पैदा होते हैं। और जब वो सब जगह जाते हैं तो वो जो उनका चरित्र होता है चापलूसी, दलाली करने का, चप्पल उठाने का, झूठ बोलने का,
सत्ता का सुख भोगते हुए व्यवस्था में बने रहने का वो कभी सच बात नहीं बताते। इसलिए मैं न राजनीति को दोष देता हूं, न व्यवस्था को दोष देता हूं, मैं दोष देता हूं उस पीढ़ी को जिसने सुभाष चंद्र बोस को जमीन में दफना दिया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस सुभाष चंद्र बोस ने नॉर्थ ईस्ट के मोयान शहर के अंदर जब फौजें आई उनकी, तो बंगाल के अंदर लोग, बेटा बेटी, पिता मां, बुजुर्ग अपने हाथ में डंडा, लकड़ी, चाकू जिसके हाथ में था लोग खड़े हुए थे और सुभाष बाबू का इंतजार कर रहे थे कि वो जब आएंगे हम उनकी सेना में शामिल हो जाएंगे। सुभाष बाबू ने 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य के सामने भारत की आजादी की घोषणा की। यह आपको आज किताबों में मिलेगा। उस जमाने के चापलूसों ने इसको नहीं लिखा, क्योंकि वो लिख देते तो आने वाली जनरेशनों को पता चल जाता, तो कोई 3 मूर्ति के अंदर दिल्ली में जो कब्रें बनी हुई हैं शांतिवन, उनकी कब्रों को लोग उखाड़ के फेंक देते कि तुमने कैसे हमारी नस्लों को साथ धोखा किया, गद्दारी की, कैसे तुमने उन्हें झूठ पढ़ाया। इसलिए उन्होंने आपको बताया नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के साथ मोयान शहर में जब डिक्लेरेशन किया कि भारत की आजादी की मैं घोषणा करता हूं, उन्हें उस वक्त जितने भी लोग थे, हजारों लोग थे उसमें, उन्होंने उन्हें अपना देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। करेंसी चली, टिकट चला, बैंक बना, और मात्र 10 दिन के अंदर जर्मनी और यूएसएसआर जैसे दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने भारत की उस आजादी का समर्थन किया और उस आजाद भारत की घोषणा के बाद भारत को रिकॉग्नाइज कर लिया। या नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी की जो सत्ता थी, जो प्रधानमंत्री थे, उसको 11 दुनिया के देश मात्र 10 दिन में एक्सेप्ट कर लिया। भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के दलाल, चापलूस और ब्रिटिश सेना के हाथ पैर कांप गए। आजाद हिंद सेना ने सेना के अंदर विद्रोह कर दिया। 60,000 की सेना में से 26,000 आजाद हिंद फौज के लोग लड़ते लड़ते मारे गए। उस फौज में जो आजाद हिंद फौज थी, उसमें से 4 या 5 लोग बचे थे 2 साल पहले। अब 3 लोग बचे हैं, उसमें से भी एक की हालत ठीक ठाक है। 17 अगस्त 2000 में मैं गया था, 2020 में। अभी उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। उनका नाम है भाई परमानंद यादव जी। बादली गांव, गुड़गांव से आगे रह रहे हैं। तो अगर संयुक्त भारत, यूनाइटेड भारत, अखंड भारत का कोई प्रधानमंत्री था तो उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नेताजी के बारे में पढ़ाया होता, नेताजी के बारे में बताया होता, नेताजी की मूर्ति दिल्ली में लगी होती, तो आज के युवा पूछते नेताजी कौन हैं? अगर ये इतने महान थे तो इनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? विदेशों में किताबें मौजूद हैं, पड़ोस में मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन भारत में किताब न लिखी जाए, इसका इंतजाम कर लिया लोगों ने। अब उनके ऊपर किताब भी लिख दी गई है, किताब भी आ गई है और किताब लिखने वाले भी मौजूद हैं। इसलिए अब आज के बच्चों को गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर तथ्यों पे डॉक्यूमेंटेड किताब पढ़नी है तो उस किताब का नाम है बोस और गांधी, बोस या गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, यानी भारत को आजादी किसने दिलाई, बोस ने या गांधी ने।
सारे आर्काइव से, जापान से, जर्मन से, इंग्लैंड से, सारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर यह किताब लिखी गई है। और इस किताब को हमारी टीम के जो लीडर हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखी है। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। ये किताब इरफान हबीब टाइप के नमूनों ने नहीं लिखी है। ये रोमिला थापर ने नहीं लिखी है। ये किताबें तथ्यों पे लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट को ध्यान में रख के लिखी गई है, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिखी गई है। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखी गई हैं। जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा देश और युवा सुन रहा है। जीडी बख्शी को भी सुन रहा है, कर्नल आरएसएन को भी सुन रहा है। इसलिए आज के युवा को सही ज्ञान और सही बात का वो हथियार दीजिए, वो ताकत दीजिए, वो तर्क दीजिए कि तर्क इनका इतना शार्प हो कि जो लोग तलवार से आपकी गर्दन काटने से डराते हैं, आपका तर्क पहले मजबूत हो और तर्कों में जान हो। उसके बाद तलवार चलाना तो कोई भी चला लेता है, लेकिन पहले यहां से निकला हुआ डर और यहां से घुसा हुआ तर्क ही आपको समाज में खड़ा करता है। इसलिए किताबें भी पढ़िए और समझिए भी। इसलिए संविधान लिखा गया तो कहा गया कि रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन फिर भारत की राजनीति में एक एजेंडा बन गया, चलता रहा। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरे दौर में जो पाप हुआ है मैं उसकी बात करना चाहता हूं। मेरे होशो हवासों में जो पाप हुआ है मैं उसकी बात करना चाहता हूं। और ये पाप, ये जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, ये जब अभी ग्रेजुएशन करेंगे तब इनको पता चलेगा कि इनके साथ कितना बड़ा एक जघन्य अपराध 1993 में किया गया है। उसकी लड़ाई मैंने शुरू कर दी है। हमारे कई साथी हैं, अश्वनी उपाध्याय जी उसमें हैं, जो लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं। मेरे जिम्मे यह है कि मैं देश भर में लोगों को इसके सिलसिले में जागरूक करूं, बताऊं युवा पीढ़ी को, ताकि वो नेताजी का कुर्ता पकड़ के पूछे कि नेताजी ये तो बताइए कि जब भारत के संविधान में 1976 के अंदर सेकुलर शब्द आ गया था और भारत का संविधान सेकुलर है, तो अगर ये सेकुलर है तो फिर सेकुलर सरकार के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? ये फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से क्यों है? क्यों है भाई? शिक्षा का समान अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा एक समान होनी चाहिए। मजहबी शिक्षा अलग हो सकती है, कोई दे न दे, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे अरबों खरबों का बजट दे करके आप किसी एक मजहब के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें वजीफा देना चाहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जितने आप वजीफे देते हैं, जितनी आप उनको तालीम देते हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर एमबीबीएस होने के बाद भी, स्पेशलिस्ट होने के बाद भी, बंगलौर से पढ़ने वाला डॉक्टर आईएएस के एजेंडे पे और आईएएस के लिए काम कर रहा था। ये वो आईएएस है जिसके झंडे आप भारत की जम्मू कश्मीर की सड़कों पे देखते थे जब महबूबा और मक्कार अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे। इस्लामिक स्टेट का झंडा है, उस झंडे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। उस आईएस के आतंकी नेटवर्क का वो आदमी, वो डॉक्टर जिसे मैंने मेरे टैक्स से वो पढ़ा, माइनॉरिटी कमीशन को पैसा दिया गया अरबों खरबों का, उन्होंने 2-2 बार उसको स्कॉलरशिप दी और उसके बाद पढ़ के बना वो आतंकी। तो शारदा जैसे बच्चे, हजारों करोड़ों जो इस देश में हैं, उन बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। इसलिए कुछ बच्चों को तो इसलिए आगे बढ़ा दिया जाएगा कि उनके 100 में से 10 आए हैं, क्योंकि वो रिजर्वेशन का मामला है। फिर बाकियों को, बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाएगा कि इन्हें अलग से शिक्षा दी जाए, इन्हें अलग से आईएएस और पीसीएस बनाया जाए। अगर ये आईएएस पीसीएस होंगे तो क्या करेंगे, उसका भी नमूना आप देख लीजिए। वो क्या कर रहे हैं, वो कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, जिहाद पहले है, शरिया पहले है, आतंक पहले है,
तो आप किसको शिक्षा दे रहे हैं? मेरा और आपका पैसा जा कहां रहा है? आपके पिताजी की कमाई जो उनका टैक्स है उससे सरकार चल रही है, तो सरकार के अंदर ही तो इस करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट है इस माइनॉरिटी कमीशन का। एक खास वर्ग को, तो मेरा और आपका क्या कसूर है? क्योंकि हम मुसलमान जिहादी नहीं है, हम देश को नहीं तोड़ सकते, हम आग नहीं लगा सकते, हम बस में आग नहीं लगाते, हम ट्रेन में आग नहीं लगाते, हम कानून का इंतजार करते हैं, हम पुलिस का इंतजार करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो पूरे बंगलौर जला देंगे, कुछ लोग पूरा स्वीडन जला देंगे, कुछ लोग इटली में आग लगा देंगे, कुछ लोग अमेरिका में आग लगा देंगे। तो ये जो भीड़ तंत्र है, ये लुटेरों डकैतों की जो मानसिकता है, ये इससे देश चलेगा? और 30-35 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक इसी पे तैयार हो कि मंदिर तो बना दिया है, हम 100 साल बाद तोड़ देंगे, हम ताकत में आएंगे तो तोड़ देंगे, हम इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, हम संसद को नहीं मानेंगे, हम यहां की न्याय व्यवस्था को नहीं मानेंगे। तो आप ऐसे समय में कैसे लड़ सकते हैं? इसलिए इस माइनॉरिटी कमीशन का एक अजीबो गरीब पाखंड है जो मैं आपसे इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग बड़ा तर्क करते हैं, झूठी झूठी बातें लाते हैं। इसलिए आप उनसे पूछिएगा भाई कि जब भारत सेकुलर था 1976 में, तो फिर आपने माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाया? क्यों मजहब के नाम पे आपने लोगों को बांटा? तो फिर यह हो जाए कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान के अपने ही मदरसों में पढ़ेंगे, फिर वो बीएचयू में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर वो जेएनयू में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर सब वो मदरसों में ही पढ़ेंगे, तो वहां भी शिक्षा लेंगे, वहां भी यहां भी शिक्षा लेंगे, फिर अलग से उनको फायदा भी दिया जाएगा। तो शिक्षा जो जेएनयू में मुसलमान ले रहा है वो भी सरकार की सब्सिडी पे पल रहा है, क्योंकि वहां सबको मिल रही है, और उसके बाद भी उसको अलग से चाहिए, फिर नौकरी में भी चाहिए, फिर पुलिस की भर्ती में भी अलग से उसको रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन यह अपराध एक ही नहीं हुआ 1993 में, जब इसकी इंक्वायरी की कि भाई किस बुनियाद पर आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, किस बुनियाद पे आपने भारत की जनसंख्या में यह तय किया कि कौन माइनॉरिटी में है और कौन मेजॉरिटी में है। उसका कोई बेसिस होगा, उसकी कोई परिभाषा होगी, कोई डेफिनेशन होगी। तो आरटीआई के माध्यम से पता चला कि ना तो कोई परिभाषा है, ना कोई बेसिस है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन मुसलमानों ने 1984 में कांग्रेसी गुंडों का साथ देने के लिए सिखों की हत्याएं की थी। कांग्रेस का साथ दिया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। कांग्रेसियों ने इन्हीं दिल्ली शहर के और आसपास के गुंडे मुसलमानों से मर्डर और कत्ल कराए। उसी कांग्रेस के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए मुसलमान थे, उन्होंने कहा अब मुसलमान को आपको कुछ देना होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो आपने माइनॉरिटी कमीशन को रातों रात घोषित कर दिया कि ये मुसलमान माइनॉरिटी में है, पारसी माइनॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में है, बौद्ध माइनॉरिटी में है। तो 5 लोगों को आपने माइनॉरिटी बना दिया। अब 50,000 पारसी हैं पूरे देश की पॉपुलेशन, 50,000 ओनली। लेकिन एक तरफ 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी माइनॉरिटी में है, 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है। बिना पूछे आपने कैसे कर दिया? भारत के संविधान की जो आत्मा है, जो सोल है, ये उसके भी खिलाफ है। जब भारत सेकुलर है तो फिर इस किस्म का माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का चक्कर ही नहीं हो सकता। लेकिन हुआ, क्योंकि सब मिले हुए थे, सत्ता के अंदर भी, सत्ता के बाहर भी, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो ये चाहता था कि ऐसी ही व्यवस्था बनी रहे और हमारा काम चलता रहे। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया बांटा 93 से लेके 2020 तक। लेकिन साथ साथ एक और झूठ बोला, जिस झूठ को हमारी टीम के लोगों ने पकड़ लिया, और अब पकड़ लिया है तो कोर्ट भी दाएं बाएं कर रही है, अखबार मीडिया भी नहीं बोल रहा है। वैसे तो छोटी छोटी बात पे मीडिया उचकने लगता है। हमें यह पता चला कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना तो इसमें कहा गया कि मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध और क्रिश्चियंस, इनको विशेष चीजें, विशेष स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। यहां तक मान लिया। लेकिन फिर हर राज्य में बन गया, राज्य वाले भी काम करने लगे।
तो हम ये समझ नहीं पाए कि जिस मुसलमान को, जो लक्षद्वीप में रह रहा है, उस मुसलमान को भारत के नेशनल यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से जो पैसा मिलना था, जो फैसिलिटीज मिलनी थी, वो मिल गई है। अब उसे राज्य स्तर पे क्यों चाहिए? तो 2011 का जो सेंसस है, जो मतगणना है, उसने हमें बताया, 2011 की मतगणना के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, कोर्ट में ये कागज जमा है, उसके तहत भारत के 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो हमने कहा चलिए साहब, अगर हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए आपने राज्यों में बनाया है, तो राज्यों में जो माइनॉरिटी में है उसको दीजिए। तो बोले नहीं, कितनी बड़ी साजिश की गई है कि उन 8 राज्यों में, जिसमें लक्षद्वीप नाम की एक मिसाल आपको देता हूं, 8 के मेरे पास नाम है। लक्षद्वीप में 98% मुसलमान रहते हैं, मात्र 2% हिंदू हैं, मात्र 2%। राज्य का अल्पसंख्यक आयोग 98% मुसलमानों को लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक मानता है और 2% हिंदुओं को मेजॉरिटी मानता है। वो भी उन्हीं मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे रहा है, पैसा दे रहा है, जो ऑलरेडी मुसलमान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से ले चुका है। अब आप सोचिए, 2% है लक्षद्वीप में, मेघालय में 11% है हिंदू, 88% है क्रिश्चियन, वहां भी हिंदू जो है मेजॉरिटी में बताया जाता है। मणिपुर में भी बताया जाता है, अरुणाचल में 29% हिंदू मेजॉरिटी में है, नागालैंड में 8% हिंदू मेजॉरिटी में बताया जा रहा है, मिजोरम में 2.75% हिंदू को मेजॉरिटी में बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू को मेजॉरिटी में बताया जा रहा है, और पंजाब में 38.40 लोगों को मेजॉरिटी में बताया जा रहा है। तो आपके पैसे का दोहन आपके लिए नहीं हो रहा। आपके पिताजी की कमाई, आपके भाई की कमाई, आपकी बहन की कमाई में से जो इनकम टैक्स गया, वो तो सरकार के पास गया, उससे सरकार चलेगी, और उसी पैसे से मुसलमान जो 25 से 30 करोड़ हैं, जो पढ़ लिख करके भी इस देश में हामिद अंसारी जैसे गद्दार पैदा करता है, जो जावेद अख्तर जैसा गद्दार पैदा करता है, जो सलमान खुशी जैसा गद्दार पैदा करता है, ये तमाम सारे लोगों के लिए मेरे मां बाप की गाड़ी कमाई से इनको स्कॉलरशिप और पैसा दिया जा रहा है। अब ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट से ज्यादा बड़ी लड़ाई ये जो भारत की 100 करोड़ सनातन की पंचायत है, उसको जब तक नहीं बताएंगे, जब घर घर में इस पे चिंता नहीं होगी, घर घर में गुस्सा पैदा नहीं होगा, घर घर में इसका विरोध नहीं होगा, सड़कों पे नहीं होगा, तब तक सरकारें नहीं जागती। तो हमें एक समाज, एक चेतन्य नागरिक के माध्यम से, एक एक्टिव सिटीजन के नाते इन मुद्दों को हटाना है। और जिहादी आपको क्या आप उलझा रहे हैं? वो भारत के राम मंदिर के खिलाफ आपसे बोलेंगे, भारत की संसद द्वारा पास किए हुए नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काएंगे, सड़कें रोक लेंगे, सुप्रीम कोर्ट उनके सामने बौनी हो जाएगी, सत्ता बौनी हो जाएगी। तो वो ये कर रहे हैं, आप ही के पैसे से पल रहे हैं, आप ही के पैसे से खा रहे हैं, आप ही के पैसे से आपकी संसद के खिलाफ खड़े हैं, आप ही के पैसे से दी हुई ट्रेन को, बसों को जला रहे हैं, इस देश की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। ये जली हुई प्रॉपर्टी भी मेरे और आपके पैसे से बननी है। इनके यहां तो 90% लोग नौकरी करते ही नहीं है, तो इनको तो न जीएसटी देना है, न इनको इनकम टैक्स देना है। तो 25 से 30 करोड़ दंगाइयों के लिए मेरे और आपके घर से टैक्स का पैसा जाता है। और यहां भी ठीक है, इसके बाद एक और जघन्य अपराध है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये चर्चा के विषय बने, ये चौराहे चौराहे बने, क्योंकि इससे भारत की आने वाली भविष्य की जनरेशन का सीधा सीधा वास्ता है। मैं इस जनरेशन को अच्छे सपने नहीं दिखाना चाहता, मैं इस जनरेशन को अच्छे सपने साकार करने के लिए यथार्थ बता करके मानसिक रूप पे तैयार करना चाहता हूं, ताकि आप न तर्क में हारें, न शास्त्रार्थ में हारें, न रेफरेंस में हारें, न अपने तर्क में हारें। जो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, हम हैं। जब तक हमारे सांस है
जब तक हमारी आवाज है, हम अपनी अपनी क्षमताओं को, अपनी अपनी योग्यताओं के हिसाब से, पूरी ताकत से पूरे देश में हम ये बताएंगे कि ये हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये 21वीं सदी का भारत है, आप मूर्ख नहीं बना सकते। ऐसे तमाम के आग लगा दीजिए जो राष्ट्र को समाप्त करने वाली धाराएं हैं, जो सनातन को समाप्त, यानी सनातन का मतलब कोई धर्म से नहीं है, सनातन का मतलब है सृष्टि, यूनिवर्स। मंदिरों में जाना और नहीं जाना वो इशू नहीं है। सनातन का मतलब होता है इस प्रकृति की पूजा करना, पेड़ों को बचाना, पेड़ों की पूजा करना, नदियों को बचाना, नदी की पूजा करना, सूरज को बचाना, सूरज की पूजा करना, इस धरती को बचाना, क्योंकि ये धरती में सब कुछ हमारे खाने के लिए पैदा होता है। ये आकाश इतना पॉल्यूशन न कर दें कि बारिश ही ना हो, इसको बचाना, इसको पवित्र रखना, इसके प्रति थैंक्स करना। ये जो थैंक्स करना है, इसे कुछ लोग समझते हैं ये पूजा है। आपको कोई गिफ्ट कोई देता है तो आप थैंक्स करते हैं, कोई अच्छी किताब देता है तो आप थैंक्स करते हैं। ये थैंक्स करना ही भारत में लोग पूजा समझते हैं, वो आस्था समझते हैं। इसलिए सनातन को ये कहना कि सनातन हिंदू है, मुसलमान है, ये नहीं है। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। इसलिए इसको बचाना अगर है, इस सृष्टि को बचाना है, इस ह्यूमैनिटी को बताना है, इस मानवता को बचाना है, इस रेस को बचाना है, तो आपको सच बोलना ही पड़ेगा। और जो कुछ भी हमारे संविधान में, उसको उठा करके आग लगा देनी पड़ेगी। वो संविधान नहीं हो सकता, वो घर में बना कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई नियम पिताजी बनाए, माताजी बनाए, जिस नियम से घर टूट जाए, जिस घर से घर के अंदर रहने वाले लोग घर के खिलाफ बागी हो जाएं, वो नियम किसी कीमत पे लागू नहीं हो सकता। घर मजबूत रहे ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि घर के रात के अंधेरे से पहले घर सबको आना है, घर की रात की टेबल पे खाना खाते वक्त सबको मौजूद रहना है। इस नियम के पीछे कई सारे कारण हैं कि आप बेवजह रात में न घूमें, आप बेवजह कहीं जाएंगे, रात में कहां फंस जाएंगे, देर हो जाएगी, आपकी जान संकट में हो सकती है। ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन घर में अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जिससे घर के टूटने का डर है, जिससे घर के बिखरने का डर है, वो नियम उसको बाहर फेंक दीजिए। अगर घर को बचाना है तो नियमों को बाहर फेंक दीजिए, और अगर राष्ट्र को बचाना है तो संविधान में जो भी कुछ है, आज की परिस्थितियों के हिसाब से, आज के नई चुनौतियों के हिसाब से, नए चैलेंजेस के हिसाब से, जो भी आपके सामने आ रहे हैं, अगर आपको संविधान में एक नहीं 1000 बार भी संशोधन लाने पड़े, संशोधन लाइए, क्योंकि राज सत्ता संविधान से चलती है। लेकिन शारदा, तुम और तुम्हारे सारे दोस्तों को, युवाओं को मैं कहता हूं, ये देश सड़क, बिजली, हवाई जहाज, रेल, इसके लिए सत्ताएं बनाई गई हैं, इसके लिए सिस्टम, व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन ये सब सड़कें टूटती रहेंगी, बनेंगी, रेल टूटती रहेगी, नहीं बनेगी, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटना चाहिए। राष्ट्र हमेशा एक ही है, राष्ट्र की संस्कृति एक ही है। इसलिए संस्कृतियां जिंदा रहती हैं, राष्ट्र टूटते रहते हैं। इसलिए राजनीति आप कैसी भी करें, कोई पार्टी भी करे, राजनीतिक भारत कई बार टूटा है, आध्यात्मिक भारत नहीं टूटा। उसे तोड़ने की कुछ
जो मजहब हैं, जो किताबों से निकले हैं, जिसका कोई पैगंबर है, ये मजहब कभी पैदा हुआ है, उसके मरने की डेट है। और ये सबसे बड़ा सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसका जाना तय है। वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये नहीं पता है, लेकिन उसे जाना है। न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरेगा। सनातन अनंत है, अनंत काल तक रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी। जो पैदा हुए हैं उनका मरना निश्चित है, उनका समाप्त होना निश्चित है। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीने इलाही, समाप्त हो गया। सन 1977 से पहले ईरान क्या था, सब कुछ बदल गया। इसलिए कि सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए समाज को आगे आना पड़ता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री नहीं आते हैं आगे, वो तो एक व्यवस्था चलाने के लिए आते हैं। व्यवस्थाओं में बदलाव होता रहता है, आज ये आ गए, आज दूसरे आ गए। इसलिए राष्ट्र को बचाने का जिम्मा आने वाली पीढ़ी पर है। इसलिए आप, जो हमारे बुजुर्गों ने गलती की है, उसको हमने समय रहते समझ लिया है। समय रहते उसको हम ठीक करने की कोशिश में लगे हैं, समाज में माहौल बदलने की कोशिश में लगे हैं। और वही लोग जो राष्ट्र की मजबूती के लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं, जो इस यहाँ के सभ्यता से, यहाँ की मिट्टी से प्यार करते हैं, जो यहाँ की सभ्यता है, जो यहाँ के सरोकार हैं, अगर आप यहाँ के हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा। आप आए कहीं से हो, अगर कहीं से कोई आए हो और आपकी कोई दूसरी पूजा की पद्धति है, वो आप करें, लेकिन संस्कृति और इतिहास आपके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। आप कोई कहें कि हमारी किताब महान है, आपके लिए होगी, राष्ट्र चलाने के लिए सिर्फ सनातन के अलावा कुछ नहीं चलेगा। आप कहें कि हम जंगल काट देंगे, हम गंगा के अंदर जहर मिला देंगे, हम इलाहाबाद के अंदर होने वाले कुंभ में जहर मिला देंगे तो हजारों हिंदू, लाखों हिंदू मर जाएंगे। अगर आपकी सभ्यता ये है तो आप वहीं जाइए जहां इस तरीके की लूटपाट की सभ्यता है। ये भारत है, इसकी करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है, इसकी सभ्यता है, इसको मिटाने वाले मिट गए। लिहाजा ये धीरे धीरे कमजोर हुई, क्योंकि इसके मानने वालों में कमजोरियां पैदा होने लगी, लालच पैदा होने लगा, सत्ता के प्रति मोह बढ़ने लगा। तो समाज के लोगों को जो काम करना चाहिए था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ के सब सत्ता की दौड़ में शामिल हो गए, सब उस व्यवस्था की दौड़ में शामिल हो गए। मुझे कुछ मिल जाए, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं। इसलिए आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं और मुझे खुशी है कि जब आप इनको लड़ेंगे तो हम जैसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और ये मीडिया, ये जो माध्यम है, ये माध्यम अवेलेबल है। आप कभी भी, किसी वक्त भी कोई ऐसी कठिनाई आ जाए, पूछिए, सुनिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी को सुनिए, RSN को सुनिए। कश्मीर को समझना है, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप पूछिए वहां की सरकार से। 15 साल तक वहां एक सरकार रही जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, फिर दोबारा से राष्ट्रवादी सरकार आई है। सरकारें आती हैं, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां खड़ी होती हैं, उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए आती हैं। सिर्फ सत्ता पे बैठ के दिन गिनने नहीं आती कि हम 15 साल रहे, हम 20 साल रहे। लेकिन आपने 15 साल आपकी मजबूत सरकार रही। मैं कुछ मामले में बहुत सख्त हूं, लेकिन आपने भोजशाला जैसी जगह का निवारण नहीं किया और वहां पर दंगाइयों और जिहादी मुसलमानों ने जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसको आप नहीं हटा पाए, ना कानूनन हटा पाए, ना आपने अपनी पॉलिटिकल विल दिखाई। और दूसरी बात, आप जिस राज्य में रहती हैं, मैं आपके लिए एक खबर देता हूं, आप पूछिए, आप RTI डाल के पूछिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस SN श्रीवास्तव साहब ने, जब उनके सामने एक पिटीशन आई कि गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, आपको ताज्जुब होगा कि इसको चैलेंज करने वाले जब लोग आए, उन्होंने कहा यह मजहबी किताब है, यह नहीं हो सकती। कोर्ट में बहस के बाद यह हुआ कि इसमें मजहब कहां है।
और वो कोर्ट में केस हार गए। आप यकीन मानिए, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें बड़ी नहीं थी, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, तो हम कैसे बताते। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन जज साहब ने बहस हुआ, फैसला लिख दिया, दूसरे लोग चैलेंज करने नहीं गए इस डर से कि अगर ये चैलेंज हमने किया तो फिर पूरे देश में बवाल फैल जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट से हार जाएंगे तो फिर राष्ट्रीय ग्रंथ ये पूरे देश को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत साल पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया गया है। आप पूछिए, अगर गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, किसी मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, तो फिर गीता मध्य प्रदेश के राज्य के स्कूलों में और कॉलेजों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में है। यह लड़ाई आपको आगे ले जानी है, इस लड़ाई को आप लड़ें। संविधान में से 22 चित्र गायब हो गए हैं, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। किसने किए? क्योंकि जो अगर हमारा ओरिजिनल संविधान आप देखें तो उसमें भगवान राम की तस्वीर है, उसमें लक्ष्मण जी की तस्वीर है, उसमें माता सीता मां की तस्वीर है, उसमें कृष्ण जी की तस्वीर है, उसमें शिवाजी की तस्वीर है, उसमें सुभाष चंद्र। लेकिन किसने ओरिजिनल संविधान के अंदर से के बाद जब नेक्स्ट एडिशन आया तो किसने उनको निकाला? इस पे हम सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक बार फिर शारदा ने जो मुझे मौका दिया है, मेरे लिए सम्मान की बात है। उनके माता पिता को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2 बेटे नहीं पैदा किए हैं, उन्होंने 3 बेटे पैदा किए हैं। जो संस्कार जो आपने उसमें मूल शारदा ठाकुर को दिए हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि जिस उम्र में बच्चे फिल्में देखते हैं, पबजी खेलते हैं, मोबाइल पे दुनिया जमाने की फिल्में देखते हैं, आपने 19 साल की बच्ची को वो शिक्षा दी है कि उसने राज्य स्तर पर बॉक्सिंग की चैंपियनशिप जीती है। और जो कविता उसने मुझे भेजी है, मैं बहुत लोगों को पढ़ता भी हूं जितना समय मिलता है मुझे, इतनी क्रांतिकारी कविता इस उम्र में। इसका मतलब है कि शारदा के पिताजी जनाब लखन लाल ठाकुर साहब, माता शशि ठाकुर जी, आप लोग धन्य हैं कि आपके घर में एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया है जो निडर है, बहादुर है, संस्कारी है, राष्ट्र के प्रति उसके मन में चिंता है। इसलिए मुझे उसका निमंत्रण स्वीकार करने में मैंने शायद 1 मिनट भी नहीं लिया। ये जो मशाल मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से जली है, ये लाखों लोगों तक पहुंचे, लाखों लोग इसको समझें और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी पीढ़ी तैयार हो। इसके साथ शारदा का, शारदा के परिवार का, उनके दोस्तों का और कल्पना से कलम तक जो पेज उन्होंने बनाया है, इस पेज को लाखों बच्चे जो भी मेरी बात सुन रहे हों वो इसको लाइक करें और इसकी संख्या इतनी करें कि जब भी ये कोई दूसरा बड़ा प्रोग्राम करें तो एक ही बार में 10-15 लाख लोगों तक इनकी आवाज जाए। और एक नहीं, मध्य प्रदेश में लाखों शारदा ठाकुर पैदा हों, ऐसी प्रेरणा मिले। इसी के साथ शारदा और शारदा के परिवार का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।